हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज एक बार फिर हम आपके लिए एक नया मसाला लेकर आए हैं और यह मसाला क्या है इसे आप थंबनेल पर देख चुके होंगे। आइए देखते हैं कि यह मसाला क्या है। यहाँ लिखा हुआ है माध्यमिक विद्यालय परीक्षा वार्षिक। आप समझ गए होंगे कि क्लास 10th की हम बात करने वाले हैं। जो थंबनेल पे लिखा हुआ था उसके अनुसार अंदर किस प्रकार का कंटेंट पड़ा हुआ है इसे हम लोग बारी बारी से जानते हैं। क्या है? माध्यमिक विद्यालय परीक्षा वार्षिक। विषय यानी कि 10वीं क्लास में हम किन किन विषयों की पढ़ाई करते हैं, 10वीं क्लास में इन विषयों के अंदर का फंडा क्या है, आइए बारी बारी से हम जानते हैं। शुरुआत करते हैं। विषय के अंतर्गत आ रहा है पहला हिंदी। हम लोग हिंदी विषय की पढ़ाई करते हैं, संस्कृत विषय की पढ़ाई करते हैं, गणित विषय की पढ़ाई करते हैं, विज्ञान विषय की पढ़ाई करते हैं, सामाजिक विज्ञान विषय की पढ़ाई करते हैं और अंग्रेजी विषय की पढ़ाई करते हैं। आइए देखते हैं कि अगली बात कौन सी है। यहाँ प्रश्न कह रहा है कि बेहतर तैयारी के लिए क्या करें। क्या बोला है? बेहतर तैयारी के लिए क्या करें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम परीक्षा में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं, अत्यधिक ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से रास्ते हैं, वो सारे रास्ते यहाँ पर बताए गए हैं। इस रास्ते के आधार पर आपको हेल्प मिलेगा कि हमें किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि हम परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर पा सकें, अधिक से अधिक नंबर ला सकें। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्या बोला है? बेहतर तैयारी के लिए क्या करें। उत्तर में क्या लिखा है? बेहतर तैयारी के लिए निम्नलिखित कार्य करें। अब निम्नलिखित कार्य करें, कौन कौन सा कार्य करें? नीचे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। पहला नंबर है समय सारणी, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टाइम टेबल। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि परीक्षा की तैयारी आप करने वाले हैं, परीक्षा की तैयारी के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, समय सारणी बनाना पड़ेगा। किस चीज़ का? हर विषय का अलग अलग समय सारणी बनाना पड़ेगा। समय सारणी बनाने से क्या होता है कि आपको प्रत्येक विषय को पढ़ने में, तैयारी करने में आसानी हो जाती है। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी होता है समय सारणी यानी कि टाइम टेबल बनाना। अब टाइम टेबल बनाना इसका मतलब क्या हुआ? आप ये क्या करेंगे कि आप एक कॉपी का कोई पेज ले लेंगे और उस पेज के ऊपर सबसे पहले इन सारे विषयों को लिखेंगे। लिखने के साथ साथ नीचे सप्ताह के प्रत्येक दिन का नाम लिख देंगे, ठीक है। और विषय के अनुसार जैसे 24 घंटे में आपको 10 घंटा, 12 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा पढ़ाई करनी है, तो उसके अनुसार आपको समय सारणी बनानी पड़ती है। वो समय सारणी किस प्रकार से आप बना सकते हैं, आइए हम बता रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं, जो समय सारणी बनाएंगे उसमें मान लीजिए ये हमारे अनुसार है, आपके अनुसार कौन सा रूटीन, कौन सा टाइम टेबल, कौन सा समय सारणी बेहतर होगा, आप अपने तरीक़ों से तैयार कर सकते हैं। हमारे तरीके से क्या हो सकता है वो चीज़ हम आपको दे रहे हैं। ध्यान से देखिए क्या करना चाहिए। हिंदी विषय के लिए आप 1 घंटा समय निकालें, संस्कृत के लिए आप 1 घंटा समय निकालें। हाँ, गणित विषय की जब पढ़ाई आप प्रतिदिन करेंगे तो इसके लिए हम कुछ बात कहेंगे कि हिंदी के लिए समय लिए 1 घंटा, संस्कृत के लिए 1 घंटा,
तो गणित का जो समय होगा इस समय का 2 गुना, इस समय का क्या होना चाहिए, 2 गुना समय होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि आप 1 घंटा हिंदी संस्कृत का रखे हैं तो गणित का 2 घंटा होना लाजमी है, ज़रूरी है। अगर आप हिंदी का 1.5 घंटा, संस्कृत का 1.5 घंटा रखते हैं तो गणित का 3 घंटा होना लाजमी है, 3 घंटा रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको यह विषय तैयारी करने में आसानी हो जाती है। आगे क्या बोलता है, विज्ञान का समय क्या होना चाहिए, 2 घंटा होना चाहिए। क्यों 2 घंटा होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि विज्ञान के अंतर्गत 3 और विषय शामिल होते हैं। कौन कौन सा, तो पहला है भौतिकी विज्ञान, ये भी विज्ञान के अंतर्गत शामिल होता है। दूसरा होता है रसायन विज्ञान, ये भी विज्ञान के अंतर्गत शामिल होता है। तीसरा होता है जीव विज्ञान, ये भी विज्ञान के अंतर्गत शामिल होता है। अब आप खुद बताइए कि हिंदी का समय था 1 घंटा, संस्कृत का 1 घंटा, अगर विज्ञान का भी 1 घंटा समय आप रखेंगे तो 3 विषयों की तैयारी आप कैसे कर पाएंगे। तो हमको लगता है कि इन विषयों का 2 गुना समय इसका भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 गुना समय होना चाहिए। अगला क्या है, सामाजिक विज्ञान, इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय शामिल होते हैं, तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल शामिल होता है, इतिहास शामिल होता है, अर्थशास्त्र शामिल होता है, राजनीति शास्त्र शामिल होता है, या इसको लोकतांत्रिक राजनीति भी कहते हैं। तो जब सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और लोकतांत्रिक राजनीति शामिल होता है तो स्वाभाविक है कि इसकी तैयारी 1 घंटा में नहीं हो पाएगी। तो आप क्या करेंगे, इसका समय इन विषयों की अपेक्षा समय क्या करेंगे, 2 गुना रखेंगे। आपके लिए बेहतर होगा, आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। अंग्रेजी सिंगल होता है, आप क्या करेंगे, जो समय इसका रखेंगे उतना ही समय आप इसका भी रखेंगे। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। अब देखिए कि अगर आप 1-1 घंटा भी रखते हैं तो आपको प्रतिदिन कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा। आइए गिनते हैं, हिंदी का 1 घंटा, संस्कृत का 1 घंटा 2 घंटा हुआ, 2 घंटा गणित का हुआ 4 घंटा, 2 घंटा विज्ञान का हुआ 6 घंटा, 2 घंटा सामाजिक विज्ञान का हुआ 8 घंटा और अंग्रेजी का 1 घंटा, कुल कितना हो गया, 9 घंटा हो गया। अगर आप प्रत्येक विषय को 1 घंटा इसका 2 गुना है तो 2 घंटा, विज्ञान का 2 गुना है तो 2 घंटा, सामाजिक विज्ञान का 2 गुना है तो 2 घंटा। अगर इतने समय को भी अपने पढ़ाई के अंतर्गत शामिल करते हैं तो भी आपको रोज 9 घंटे पढ़ाई करने पड़ेंगे। ये रास्ते आप अपना सकते हैं। हो सकता है आप को ये समय अच्छा नहीं लगता हो कि या तो ये समय आपके लिए ज़्यादा हो सकता है या आपके लिए समय कम हो सकता है। तो आपके लिए समय कम है तो आप समय बढ़ा लीजिए। अगर किसी के लिए यह समय ज़्यादा है तो यह समय घटा लीजिए। हो सकता है कि आपको लगे कि 9 घंटा कौन पढ़ता है, हम तो 2 घंटा नहीं पढ़ पाते हैं, हम तो 4 घंटा नहीं पढ़ पाते हैं, हम तो 3 घंटा नहीं पढ़ पाते हैं, तो फिर 9 घंटा कौन पढ़ेगा। तो हो सकता है आप अपने अनुसार इस समय का निर्धारण कर लें। यहाँ 1 घंटा लिखा हुआ है, आप इसको आधा घंटा करें तो इसको 1 घंटा करें, 20 मिनट करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना समय इस पर देंगे उतना ही तैयारी आपकी बेहतर होती जाएगी। आइए देखते हैं बेहतर तैयारी का दूसरा रास्ता क्या है, दूसरा फंडा क्या है। दूसरा क्या कहता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अलग अलग कॉपी बनाएं। इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक विषय के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों और उसके उत्तर को लिखने के लिए अलग अलग कॉपी आपको बनाना पड़ेगा। लगभग प्रत्येक विषय में परीक्षाओं में
आधे प्रश्न के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो स्वाभाविक है कि प्रत्येक विषय के लिए आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर के लिए अलग कॉपी बनाने पड़ेंगे। अगर बनाते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, नहीं बनाते हैं इसका खामियाजा आप ही को भुगतना पड़ेगा, हमको नहीं भुगतना पड़ेगा। तीसरा क्या कह रहे हैं, व्यक्ति परक या इसको बोलते हैं आत्मनिष्ठ या कर्तृपदीय, इसका अलग कॉपी बनाए। हो सकता है कि आप कहें कि भाई ये क्या चीज़ है, इसकी ये क्या चीज़ है कि हम इसका कॉपी अलग बनाएं। देखिए नीचे क्या लिखा है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब ये समझ गए होंगे कि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होता है, यानी कि हर विषय में लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिया रहता है, जो उसका उत्तर लॉन्ग रूप में हमें देना होता है। किसी का जैसे अति लघुत्तरीय प्रश्न होता है तो उसका उत्तर हमें 15 से 20 शब्दों में देना होता है। लघुत्तरीय प्रश्न होता है, उसका उत्तर हमें 50 से 60 शब्दों में देना होता है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न होता है, उसका उत्तर हमें लगभग 100 से 150 या 150 से 200 शब्दों में उसका उत्तर देना होता है। तो इस तरीके से इसका उत्तर लिखना होता है। अतः सब्जेक्टिव क्वेश्चन के उत्तर के लिए आपका कॉपी अलग होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक विषय के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर के लिए अलग कॉपी होना चाहिए और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के उत्तर के लिए आपके पास अलग कॉपी होना चाहिए। ये तीसरा रास्ता है। चौथा रास्ता क्या है भाई, आइए क्या बोलता है चौथा, याद नहीं करें। तो फिर कुछ लोग बोलेंगे, कुछ साथी बोलेंगे कि याद नहीं करें तो फिर परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे। तो हम ये नहीं बोले हैं कि पढ़ाई छोड़ दीजिए, याद नहीं करें कि आगे देखिए क्या है, याद नहीं करें अभ्यास करें। देखें ना, याद नहीं करें, क्या करें, अभ्यास करें। आपको अभ्यास करना है ना कि याद करना है। अब याद नहीं करें तो फिर अभ्यास कैसे करें, याद नहीं करें तो फिर हम अभ्यास कैसे करें। तो अभ्यास कैसे करें भाई, तो कोई भी कंटेंट हो, इस विषयों में से किसी विषय का कंटेंट हो तो उसे रट्टा नहीं मारना है कि शाम को आप पढ़ने बैठ गए और एक ही चीज़ को बार बार रट्टा मारते हैं। जैसे आप कविता को रट्टा मारते हैं, तो कविता के तरह सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को रट्टा नहीं मारना है। आप भी जानते हैं कि जब रट्टा मारते हैं शाम के समय में, तो सुबह जब होता है तो जो चीज़ें रट्टे रहते हैं उसमें से कुछ % भूल जाते हैं। बोलिए ऐसा होता है कि नहीं होता है, होता है ना। इसलिए कह रहे हैं कि आप याद नहीं करें, उसका अभ्यास करें। सुबह होते कुछ % भूल जाते हैं, अगर 2 दिनों के बाद कुछ % और भूल जाते हैं, 2 दिनों बाद और कुछ % भूल जाते हैं। अब जब भूलने लगते हैं तो हमारे मन में क्या आता है, हमारे मन में यही ना आता है कि हम इतना मेहनत से पढ़ाई किए, अब पढ़ने के बाद भी हम भूल गए, अतः हम पढ़ेंगे नहीं, हम याद नहीं करेंगे। अंदर गुस्सा आने लगता है। अतः हमें क्या करना है, याद नहीं करना है, अभ्यास करना है। किस तरह से अभ्यास करना है भाई, तो आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए परीक्षा में प्रश्न दिया हुआ है कि सीता कौन थी। अब प्रश्न सुनने के तुरंत बाद ही आपके मन में इसका उत्तर आ गया होगा कि सीता राम की पत्नी थी। ये किताब का प्रश्न और किताब का उत्तर है। मान लीजिए हम एक छात्र हैं, परीक्षा हॉल में बैठ गए और यही प्रश्न परीक्षा में पूछ दिया है और इसका उत्तर हमको याद नहीं आ रहा है। प्रश्न क्या पूछा है कि सीता कौन थी। ये प्रश्न कहाँ पूछा, परीक्षा में पूछ दिया है। अब हमें क्या हो रहा है परीक्षा में कि इस प्रश्न का उत्तर याद नहीं आ रहा है कि हम लिख सके कि सीता राम की पत्नी थी, लेकिन उसके जगह पे हमें क्या याद आ रहा है कि सीता लक्ष्मण की भाभी थी, सीता भरत की भाभी थी, सीता शत्रुघ्न की भाभी थी। अब बताइए कि अगर हमें याद नहीं आ रहा है
कि सीता राम की पत्नी थी और उस जगह पे हम लिख कर आ गए हैं कि सीता लक्ष्मण की भाभी थी, तो क्या ये उत्तर गलत है? कहने का मतलब फिर वही हुआ कि नहीं कि जो प्रश्न पूछा था कोई ज़रूरी नहीं है कि जो उत्तर किताब में दिया है हूबहू वही लिखेंगे तो हमारा उत्तर सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होता है या ऐसा नहीं होगा। उसका उत्तर आप अपने तरीकों से दें, ये आपके लिए बेहतर होगा। यही हम कहना चाहते हैं आपसे। आगे देखिए 5वां नंबर क्या बोलता है कि 7 से 10 दिनों पर दोहराएं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी कंटेंट, लगभग हर विषय का कंटेंट आप लिखे रहेंगे। आप स्कूल में पढ़ाई किए रहेंगे, कहीं कोचिंग करते हैं, कहीं ट्यूशन पढ़ते हैं, शिक्षक महोदय हर विषय के लिए अलग अलग आपको कंटेंट जो है नोट कराते रहे होंगे। तो आप क्या करेंगे, उसको 7 से 10 दिनों पर दोहराएं। हम दोहराने के बाद क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथी होते हैं कि वो चाहते हैं कि हम एक बार पढ़ाई करें, उसको दोबारा नहीं पढ़ें। दोबारा मेहनत लगता है, तीसरी बार पढ़ेंगे तो मेहनत लगेगा, चौथी बार पढ़ेंगे तो मेहनत लगेगा। अतः वो चाहते हैं कि एक बार पढ़ लें, हमें दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। तो क्या ऐसा पढ़ाई हो पाएगा? ऐसे पढ़ाई कभी नहीं होगा। एक चीज़ को बार बार दोहराना पड़ता है, इसलिए जब तक हम दोहराएंगे नहीं तब तक वो कंटेंट हमारे माइंड में सेट नहीं होगा, हमारे माइंड में आएगा नहीं। हम ये चाहेंगे कि एक बार पढ़ लिए वो याद हो जाए, ऐसा कभी ना हुआ है ना कभी होगा। 7 से 10 दिनों पर दोहराएं। तो कोई ज़रूरी नहीं कि 7 से 10 दिन पर आप दोहराएंगे। आप 5 दिन पे दोहरा लें, 15 दिन पे दोहरा लें, 20 दिन पे दोहरा लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना कम दिनों में आप उसको दोहराएंगे उतनी तैयारी आपकी बेहतर होती जाएगी। होता है क्या कि आज कुछ हम पढ़ाई कर लिए, कुछ तैयारी कर लिए, तैयारी करने के बाद अब कल परसों, तीसरा दिन, चौथा दिन, हर दिन जब नए नए कंटेंट हम पढ़ते जाते हैं तो पीछे वाला क्या होते जाता है, हमारे माइंड से उतरते जाता है। और जब माइंड से उतरते जाएगा, हम पिछले वाले कंटेंट को दोहराएंगे नहीं तो फिर हमारे माइंड में कैसे आएगा? तो उस दशा में हमें क्या करना चाहिए कि जो पीछे वाला कंटेंट पढ़ाई किए थे 7 से 10 दिनों में या 15 दिनों में या 20 दिनों में, जिस तरीके से आप अपने आप को बेहतर समझें, इतने दिनों में आप उसको दोहराएं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी बेहतर होगी और जो कंटेंट आप पढ़े रहेंगे वो भूलेंगे नहीं, या जब भूलेंगे नहीं तो आपको पढ़ने में मन लगेगा। नहीं तो क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं और 2-4 दिनों के बाद भूल जाते हैं। तो होता क्या है कि वो उनका हिम्मत जो है ना कम होते जाता है, उनकी पावर जो है ना पढ़ाई की वो कम होती जाती है कि हम इतना मेहनत किए फिर भूल गए, अतः हम पढ़ेंगे ही नहीं। तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना है। 6वां क्या बोला है कि प्रश्नों का उत्तर अपनी भाषा में देने का प्रयास करें। किसी विषय का कोई भी कंटेंट हो तो अगर किताब में उसका उत्तर जो दिया है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि परीक्षा में आप उत्तर लिख रहे हैं या विद्यालय में कोचिंग या ट्यूशन कहीं पर भी टेस्ट एग्ज़ाम हो रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हूबहू उत्तर आपको लिखवाया गया है वहीं लिखिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, उस चीज़ को अपने तरीकों से आप लिख सकते हैं। बस जो प्रश्न पूछ रहा है आपका उत्तर उसको इंगित कर रहा हो, इस चीज़ का आप ध्यान दें, आपका उत्तर गलत नहीं होगा। यही 6वां नंबर कह रहा है कि प्रश्नों का उत्तर अपनी भाषा में देने का प्रयास करें। इससे क्या होगा कि आप उत्तर भी दे पाएंगे और आपको लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि परीक्षा हॉल में जब बैठ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम जो घर से पढ़ के आए हैं वो शायद हम भूल जाएं, वो चीज़ परीक्षा में याद ना आए, ऐसा भी होता है। या बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि परीक्षा से पहले खूब तैयारी करते हैं और कहते हैं कि पता नहीं परीक्षा हॉल में जाएंगे तो जो चीज़ें हम याद किए हैं, जो पढ़े हैं, परीक्षा हॉल में याद आएगा कि नहीं आएगा, ये सारा सवाल होता है। इसलिए प्रश्नों का उत्तर अपनी भाषा में देने का प्रयास करें, इससे आपको तैयारी करने में बेहतरी होगी। 6वां है 1 घंटा पढ़ाई करने के बाद 15 से 20 मिनट आराम जरूर करें। जो साथी प्रतिदिन 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटा, इनमें से कितना घंटा पढ़ाई करते हैं
तो अगर आप कंटिन्यू पढ़ते जाएंगे तो इसका नुकसान हो सकता है कि आपको उठाना पड़े, झेलना पड़े। अब नुकसान क्या क्या होगा भाई, पहले इसको देख लेते हैं। क्या लिखा था कि 1 घंटा पढ़ाई करने के बाद 15 से 20 मिनट तक क्या करें, आराम जरूर करें। आराम का मतलब क्या हुआ कि पढ़ाई छोड़ के लगे मोबाइल चलाने, व्हाट्सएप पर चैटिंग करने, यूट्यूब पर वीडियो देखने, फिल्म देखने, इंस्टाग्राम पर चैटिंग करने, वीडियो लोड करने, वीडियो देखने, ऐसा कुछ नहीं है। 15 से 20 मिनट तक आराम जरूर करें का मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 घंटा पढ़ाई कर लिए हैं तो 1 घंटा पढ़ने के 15 से 20 मिनट तक आप सारा काम छोड़ दें। मतलब पढ़ाई छोड़ दिए तो मोबाइल भी छोड़ देना पड़ेगा, मोबाइल भी छोड़ दीजिए। मोबाइल के अलावा ऐसे सारे काम छोड़ दें जिसमें आपका दिमाग चलता हो, दिमाग को, माइंड को चलाना पड़े, माइंड को गति में लाना पड़े, वो काम रोक दीजिए। जैसे ही रोकिएगा तो आपका माइंड फिर स्थिर होगा, शांत होगा और फिर अगले 15 से 20 मिनट आराम करने के बाद फिर आप पढ़ाई करें। इससे क्या होगा कि आपके शरीर में कोई परेशानी नहीं होगा, माइंड में कोई अड़चन पैदा नहीं होगा और आसानी से आप तैयारी भी कर पाइएगा। ये देखते हैं आगे क्या कहता है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हो सकता है कि उनको कंपटीशन किसी से करना हो, कंपटीशन कर रहे हों, या उनके फैमिली से लोग प्रेशर दे रहे हों कि तुमको इतना नंबर लाना है, नहीं तो तुमको ये कर देंगे, तुमको वो कर देंगे, या दोस्त साथी से प्रेशर हो, या अपने क्लास से प्रेशर हो कि हमको इतना लाना ही लाना है, उसके लिए जी जान लगा देते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो 15 से 20 मिनट तक अपने माइंड को आराम नहीं देते हैं, तो इसका कुछ खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। हम बहुत सारे बच्चों को देखे हैं कि अच्छे नंबर, अधिक नंबर लाने के लिए अधिक समय पढ़ाई करते हैं और अपने शरीर को, अपने माइंड को आराम नहीं देते हैं और अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देते हैं, तो इसका भी खामियाजा वैसे साथियों को भुगतना पड़ता है। तो वो किस प्रकार की समस्याओं का सामना झेलना पड़ता है, आइए आपको दिखाते हैं। होता क्या है कि अगर ये आराम नहीं देंगे अपने माइंड को, अपने शरीर को, तो इसका खामियाजा किस रूप में भुगतना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे इसको देख रहे होंगे, आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं, और जो साथी इससे गुजर चुके हैं आप खुद बता सकते हैं कि ये सही है कि झूठ है कि क्या है। क्या होता है, आंखों में दर्द, परीक्षा के करीब जब चले जाते, लगातार 5 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10, 12 महीना कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं, तो क्या होने लगता है, आंखों में दर्द होने लगता है, सिर में दर्द होने लगता है, सिर में चक्कर आने लगता है, बॉडी में चक्कर आने लगता है, ठीक है, आंख से पानी आना इत्यादि नकारात्मक चीज़ें होने लगती है, जो आपके लिए कहीं से भी फायदेमंद नहीं है, नुकसान के अलावा। इसलिए मैंने कहा कि पढ़ाई कर रहे हैं तो कम से कम शरीर को, माइंड को आपको आराम देना पड़ेगा, रेस्ट देना पड़ेगा, तब जा कर के आप इन सारे चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर इनमें से किसी से आप ग्रसित हो गए, आराम नहीं दिए माइंड को, शरीर को, और इसके चक्कर में आप आ गए, मतलब कि आंखों में दर्द होना, सिर में दर्द होना, सिर में चक्कर आना, आंख से पानी आना इत्यादि अगर कुछ होने लगे, तो फिर होता क्या है, तो देखिए कि यहाँ पे नोट में क्या लिखा हुआ है कि पढ़ने में मन नहीं लगता है। अब खुद से पूछिए कैसा हो सकता है कि नहीं, कि जिस साथी के आंखों में दर्द होगा, पढ़ने में मन लगेगा क्या? सिर में दर्द होगा, पढ़ने में मन लगेगा क्या? सिर में चक्कर आना, आंख से पानी आना इत्यादि जब क्रियाएं होने लगेंगी तो क्या उनको पढ़ने में मन लगेगा? जी नहीं लगेगा। इसलिए मैंने कहा कि इन सारे चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। आगे कहता है कि अगर आप इसके लिए कंटेंट को आप तैयार कर रहे हैं तो आप एक चीज़ का ध्यान दें कि जब परीक्षा नज़दीक आए, क्या जाए, जब परीक्षा करीब आए तो आप क्या करेंगे। जैसे ये गणित विषय हो गया तो आपको लगता है कि ये काफ़ी हार्ड होता है,
क्या होता है, काफ़ी हार्ड होता है। आपको लगता है लेकिन हार्ड नहीं, जो जिस चीज़ के से जितना दूर भागते हैं उतना ही वो हार्ड लगता है, जिस चीज़ के हम जितना ही पीछे पड़े रहते हैं उतना ही वो आसान लगता है। तो ये इसकी फंडा है इसके अंतर्गत। आगे क्या कहता है कि जैसे गणित विषय का आपको बेहतर तैयारी करनी है, तो जैसे आप जानते हैं कि कोई एक लेसन है, उसके अंतर्गत 20 सवाल दिया हुआ एक ही तरह का, 30 सवाल दिया है एक ही तरह का, आप बनाते हैं, तो क्या परीक्षा के दिन तक हूबहू माइंड में रख पाते हैं? ऐसा लगता है कि संभव नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे 20 या 30 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे कि जिस लेसन में से 20 या 30 क्वेश्चन दिया हुआ है, आप उसमें से 2 क्वेश्चन एक कॉपी पे नोट करते जाएं। यानी कि मैंने शुरू में कहा था कि इसका अलग कॉपी या इसका अलग कॉपी, तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये एग्ज़ाम के टाइम की बात है कि जब एग्ज़ाम करीब आ जाए तो आप क्या करें कि आप एक अलग कॉपी बनाएं, और अगर जिस पाठ में 20 से 30 सवाल एक ही तरह का है तो आप फिर बोलेंगे कि सबको अपने माइंड में कैसे रख पाएंगे, तो आप क्या करेंगे कि उसमें से 2 क्वेश्चन इसमें नोट कर लें। फिर अगले पाठ में या उसी पाठ में से अगर अलग तरीके का क्वेश्चंस दिया हुआ है तो उसमें से फिर 2 क्वेश्चन अलग कॉपी में नोट कर लें। लगभग सारे लेसन से 2-2, 4-4 क्वेश्चन लिख लें। अब इसको लिखने के बाद क्या करेंगे कि जिस दिन इसका परीक्षा होगा उस दिन आप अपने साथ भी लेके जा सकते हैं, जहाँ परीक्षा सेंटर पड़ा हुआ है, एग्ज़ाम हॉल के पास जा सकते हैं, और एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले जैसे 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले वहाँ पहुँच गए तो आप क्या करेंगे, इस कॉपी को एक बार जल्दी उलट करके देख लेंगे। इससे क्या होगा कि जो कंटेंट या जो फार्मूले होंगे, जो रूल होंगे, जो आप शॉर्ट में लिखे रहते हैं, वो चीज़ माइंड में आ जाता है, और जैसे ही परीक्षा हॉल में जाते हैं और आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है वैसे ही ये सारी बातें आने लगती है कि हाँ अभी हम पढ़ के आए हैं। तो जब ये पता चलता है कि हाँ अभी पढ़ के आए हैं तो तुरंत आप क्या करते हैं, उसको लिखना चालू कर देते हैं। जैसे ही लिखना चालू करते हैं तो आपको क्या होता है कि मन में भरोसा आने लगता है कि हाँ अपने से दे सकते हैं और इसमें अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, और हम लिख लेंगे तो अच्छा नंबर ला भी सकते हैं और अच्छे नंबरों से पास हो भी सकते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ जानकारी।